नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आपके पसंदीदा कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। कहते हैं एक बेगुनाह को मारना इंसानियत को मारने के बराबर है। भले ही हम इंसानों ने जंगल राज और अपराध को खत्म करने के लिए अदालतों की व्यवस्था की, पर आखिर में हम इंसान ही हैं, इसलिए गलती की गुंजाइश तो बनी ही रहती है। इन अदालतों में हर अपराध के लिए तमाम कानून बनाए गए हैं। हर फैसले में तमाम सबूत, गवाह और बयानात के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जाता है। पूरी कोशिश की जाती है कि गुनहगार को उसके गुनाह की सही सजा मिले और किसी भी सूरत में बेगुनाह को इस कानूनी मकड़जाल से काफी दूर रखा जाए। संविधान में निचली अदालत के ऊपर देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा खटखटाने का प्रावधान है और सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आने के बाद बिल्कुल अंतिम चरण में फैसले को बदलने या कम से कम टालने की अपील की जा सकती है, क्योंकि कई मामलों में ऐसा महसूस किया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसमें सुधार की गुंजाइश बाकी रह जाती है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट से दोषी करार किसी व्यक्ति को फांसी की सजा से बचने के लिए उसके पास दो विकल्प होते हैं, दया याचिका और पुनर्विचार याचिका। दया याचिका के तहत राष्ट्रपति के पास गुहार लगाई जाती है, जबकि पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में ही लगाई जाती है। पर इन दोनों याचिकाओं के खारिज हो जाने के बाद भी दोषी के पास क्यूरेटिव पिटीशन का ऑप्शन बचता है। ताजा मामला निर्भया से जुड़ा हुआ है, तो आज विशेष में हम जानेंगे निर्भया मामले में क्यूरेटिव पिटीशन को, समझेंगे आखिर क्या होता है क्यूरेटिव पिटीशन, क्या है इसकी प्रक्रिया और क्या है इसका पूरा इतिहास। तो आइए शुरू करते हैं आज का विशेष। क्यूरेटिव पिटीशन एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल निर्भया केस में 4 दोषियों में एक ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन दायर की है। इसमें फांसी की सजा पर रोक लगाने की मांग की गई है। निर्भया केस के 4 दोषियों को फांसी देने के लिए अदालत से डेथ वारंट जारी हो चुका है। उन चारों को 22 जनवरी को फांसी की सजा दी जानी है। निर्भया केस के चारों दोषियों को फांसी पर लटकाए जाने की तारीख मुकर्रर हो गई है। दोषियों की कोशिश इस बात की है कि उन्हें मिलने वाली फांसी की सजा में और देरी होती जाए। इसी कवायद में चारों दोषियों में से एक विनय शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव पिटीशन लगाई है। उसने 9 जनवरी को सर्वोच्च अदालत में ये पिटीशन दायर की है। उसने क्यूरेटिव पिटीशन के जरिए अपने खिलाफ जारी हुए डेथ वारंट पर रोक लगाने की अर्जी लगाई है। इस केस में जिस तरह का फुल प्रूफ इन्वेस्टिगेशन रहा है और जिस तरह से कॉन्करेंट फाइंडिंग रही है, देखिए हिंदुस्तान में जो कोर्ट्स हैं, हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट का पैरामीटर बिल्कुल क्लियर है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही डेथ पनिशमेंट दिया जाता है, ऑर्डिनरीली दिया भी नहीं जाता है। तो इस केस को सुप्रीम कोर्ट तक रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मान के जब डेथ पनिशमेंट दिया है, तो ये इसमें एक्यूज खाली डिले टैक्टिक्स लगा रहे हैं। क्यूरेटिव पिटिशन में क्योंकि कोई टाइम लिमिट नहीं होती है, वो कभी भी फाइल हो सकती है, और हालांकि इस केस में मेंटेनेबल भी नहीं है तो भी उन्होंने फाइल करी है। तो डिले और डायलेटरी टैक्टिक्स के अलावा कुछ नहीं है। क्यूरेटिव पिटीशन दोषी को उपलब्ध अंतिम कानूनी उपाय है। क्यूरेटिव पिटीशन में दोषी विनय ने कहा है कि उसकी युवावस्था को विषम परिस्थिति के रूप में गलत तरीके से खारिज कर दिया गया है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट को इस बात पर विचार करना चाहिए कि घटना के समय दोषी विनय की उम्र बहुत कम थी। पिटीशन में कहा गया है कि फांसी की सजा से जुड़े आदेश में याचिकाकर्ता की सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों, बीमार माता पिता समेत परिवार के आश्रितों की संख्या, जेल में अच्छा आचरण और सुधार की संभावना पर विचार नहीं किया गया है। दोषी का कहना है कि युवावस्था और सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि को मामले की गंभीरता कम करने के फैक्टर के रूप में लिया जाना चाहिए। जब डेथ वारंट जारी हो चुका है, पटियाला हाउस कोर्ट ने जब परसों ये कर दिया था, तो उसके बाद में वैसे तो जो ये विनय कुमार है जिन्होंने क्यूरेटिव पिटीशन लगाई है, उनको भी और उनके शायद वकील को भी
अंदर ही अंदर तो ये मालूम है कि कुछ होना नहीं है, क्योंकि सब कोर्ट ने इनकी जो पिटिशन थी उसको रिजेक्ट कर दिया, अपील को हाई कोर्ट ने भी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कर दिया, रिव्यू पिटिशन भी खारिज हो गई। पर एक जान बचाने का एक आखिरी मौका जो है वो उसको अपनाया जा रहा है, जो एक नेचुरल टेंडेंसी होती है कि भाई कोशिश करके देख लो कि शायद हो जाए। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 7 जनवरी को ही चारों दोषियों को डेथ वारंट जारी कर दिया था। इसके मुताबिक चारों दोषियों को 22 जनवरी की सुबह 7 बजे फांसी दी जानी है। डेथ वारंट जारी करते हुए पटियाला हाउस कोर्ट ने इस फैसले को चुनौती देने के लिए चारों को 7 दिन का वक्त दिया था। क्यूरेटिव याचिका में फैसले के तकनीकी पहलुओं की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश की जाती है। इसके जरिए याचिका दाखिल करने वाला पक्ष जजमेंट में सुधार की मांग करता है। ये दलील पहले भी करी गई है, पर अब की बार भी उन्होंने वही बात को रिपीट किया है कि उसकी उम्र का ध्यान रखा जाए। और क्योंकि ऐसा नहीं कि कभी भी सुप्रीम कोर्ट ने किसी केस के अंदर लाइफ इम्प्रिजनमेंट को कम नहीं किया, मतलब डेथ पनिशमेंट को कम नहीं किया हो, तो जब 17 केसेस में पहले भी कर रखा है तो इस केस को भी उसी कैटेगरी के अंदर ध्यान में रखते हुए एक बार वापस से कोर्ट इसकी तरफ देखे कि क्या ये गुंजाइश है इस केस के अंदर कि जो फांसी की सज़ा है, मौत की जो सज़ा है, उसको कम करके आजीवन कारावास की सज़ा कर दी जाए। क्यूरेटिव पिटीशन दाखिल किए जाने के बाद अगर सुप्रीम कोर्ट इस पिटीशन पर सुनवाई करता है और अगले 12 दिनों के भीतर इस पर फैसला नहीं आता तो फांसी की तारीख आगे बढ़ सकती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई सर्कमस्टांसेस हों, जिन एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस को एक सीनियर एडवोकेट सर्टिफाई करते हैं कि उसमें ग्रेव मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है, इस केस में कोई भी क्यूरेटिव पिटिशन की मेरे ओपिनियन में, मेरे हिसाब से कोई भी मेंटेनेबिलिटी नहीं है, क्योंकि ये जो स्ट्रिक्ट पैरामीटर है क्यूरेटिव पिटिशन का उसको मीट नहीं करता है। 16 दिसंबर 2012 को इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले निर्भया गैंगरेप मामले के 4 दोषियों अक्षय, पवन, विनय और मुकेश को निचली अदालत से फांसी की सजा मिली थी, जिसे बाद में अपीलीय अदालत हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी बरकरार रखा गया। 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली में चलती बस में 6 लोगों ने निर्भया के साथ इस बीभत्स घटना को अंजाम दिया। 29 दिसंबर को सिंगापुर में निर्भया की मौत हो गई। मार्च 2013 में एक आरोपी राम सिंह ने जेल में ही खुदकुशी कर ली। सितंबर 2013 को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 4 आरोपियों मुकेश, विनय, पवन और अक्षय को दोषी ठहराया। कोर्ट ने चारों दोषियों मुकेश, विनय, पवन और अक्षय को मौत की सजा सुनाई। वहीं एक आरोपी नाबालिग था जिसे जुवेनाइल बोर्ड ने अक्टूबर 2013 में गैंगरेप और हत्या का दोषी करार देते हुए 3 साल के लिए सुधार गृह में भेज दिया। मार्च 2014 को दिल्ली हाई कोर्ट ने चारों दोषियों की मौत की सजा को बरकरार रखा। मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने चारों दोषियों की मौत की सजा बरकरार रखी। नवंबर 2017 को एक दोषी मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट में फांसी की सजा बरकरार रखने के फैसले पर पुनर्विचार याचिका दायर की, जिसे खारिज कर दिया गया। 9 जुलाई 2018 को बाकी 3 दोषियों की ओर से दाखिल की गई रिव्यू पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए मौत की सजा को बरकरार रखा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। निर्भया केस के चारों दोषियों को फांसी पर लटकाए जाने की तारीख तय होने के बाद जहां फांसी देने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, तो वहीं दोषियों की कोशिश इस बात की है कि उन्हें मिलने वाली फांसी की सजा में और देरी होती जाए। इस कड़ी में दोषियों की ओर से क्यूरेटिव पिटीशन के जरिए एक और कोशिश की जा रही है। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर क्यूरेटिव पिटीशन क्या है और ये कब दायर की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट में किसी दोषी को फांसी की सजा मिलने के बाद उसके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला, दया याचिका जो राष्ट्रपति के पास भेजी जाती है, और दूसरा, पुनर्विचार याचिका जो सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाती है। जब ये दोनों याचिकाएं खारिज हो जाती हैं तो दोषी के पास एकमात्र मौजूद अंतिम मौका होता है क्यूरेटिव पिटीशन, यानी उपचारात्मक याचिका का, जिसके जरिए वो अपने लिए सुनिश्चित की गई सजा में नरमी लाने की गुहार लगा सकता है।
यानी फांसी की सजा को उम्र कैद में बदलने की गुहार। ये विकल्प इसलिए है ताकि न्याय की प्रक्रिया का दुरुपयोग ना हो सके। क्यूरेटिव पिटीशन की उत्पत्ति क्योर शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है उपचार। क्यूरेटिव पिटीशन में दोषी को यह बताना जरूरी होता है कि आखिर वो किस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे रहा है। किसी भी क्यूरेटिव पिटीशन का किसी सीनियर वकील द्वारा सर्टिफिकेट होना जरूरी होता है, जिसके बाद इस पिटीशन को सुप्रीम कोर्ट के 3 वरिष्ठतम न्यायाधीशों, जिनमें मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं, और जिन न्यायाधीशों ने फैसला सुनाया था उनके पास भी भेजा जाना जरूरी होता है। अगर इस बेंच के ज्यादातर न्यायाधीश इस बात से सहमत होते हैं कि मामले की दोबारा सुनवाई होनी चाहिए, तब क्यूरेटिव पिटीशन को वापस उन्हीं न्यायाधीशों के पास भेज दिया जाता है। क्यूरेटिव पिटीशन पर फैसला आने के बाद अपील के सारे रास्ते खत्म हो जाते हैं। दरअसल क्यूरेटिव पिटीशन पुनर्विचार याचिका से थोड़ा अलग होती है। इसमें फैसले की जगह पूरे केस में उन मुद्दों या विषयों को चिन्हित किया जाता है जिसमें उन्हें लगता है कि इन पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है। इस केस को सुप्रीम कोर्ट बहुत गंभीरता से लेती है, और इसकी गंभीरता इसी से जाहिर हो जाती है कि इसके अंदर जो इसकी सुनवाई है वो 5 जज करते हैं। 3 जजेस तो वो होते हैं जो सबसे सीनियर जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो हमारे न्यायाधीश हैं हमारे देश के, और उसके बाद में जो 2 जजेस और जो होते हैं जो उनसे सीनियर कम होते हैं। तो 3 सीनियर मोस्ट जजेस जो है सुप्रीम कोर्ट के वो, और 2 जजेस वो होते हैं जिन्होंने पहले इस केस की सुनवाई करी होती है। तो कुल मिला के 5 जजेस जो हैं इस क्यूरेटिव पिटीशन को सुनते हैं। ज़्यादातर इस पिटीशन की भी जो सुनवाई है चेंबर में ही हो जाती है, यानी कि जजेस के कमरे में हो जाती है। पर अगर जो पिटीशन जिन्होंने फाइल करी है, जैसे विनय कुमार ने करी है, अगर वो ये लिखते हैं कि नहीं मैं चाहता हूँ कि इसकी सुनवाई ओपन कोर्ट के अंदर हो, खुलेआम हो, तो कोर्ट कर भी सकती है। क्यूरेटिव पिटीशन की अवधारणा साल 2002 में रूपा अशोक हुरा बनाम अशोक हुरा और अन्य मामले की सुनवाई के दौरान हुई। बहस के दौरान जब ये पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद भी क्या किसी दोषी को राहत मिल सकती है, नियम के मुताबिक ऐसे मामलों में पीड़ित व्यक्ति रिव्यू पिटीशन डाल सकता है, लेकिन सवाल ये पूछा गया कि अगर रिव्यू पिटीशन भी खारिज कर दी जाती है तो क्या किया जाए। तब सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही द्वारा दिए गए न्याय के आदेश को फिर से उसे दुरुस्त करने के लिए क्यूरेटिव पिटीशन की धारणा लेकर सामने आए। इसके बाद क्यूरेटिव पिटीशन के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने ही फैसलों पर पुनर्विचार करने के लिए तैयार हो गई। दरअसल रूपा अशोक हुरा बनाम अशोक हुरा केस में पति पत्नी ने पहले आपसी सहमति से तलाक की अर्जी दी थी, लेकिन बाद में पत्नी मुकर गई। ऐसे में तलाक की वैधता को लेकर सवाल उठा। इस केस में सवाल उठा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आरोपी के पास राहत पाने का कोई विकल्प हो सकता है। इस केस के आधार पर ही क्यूरेटिव पिटीशन की प्रैक्टिस शुरू की गई। क्यूरेटिव पिटीशन जो है ये कानून के अंदर, पहली बात मैं आपको बताऊं, इसका कानून में प्रावधान 2002 के अंदर ही जोड़ा गया। सन 2002 के अंदर जब एक वैवाहिक झगड़ा था, रूपा अशोक हुरा वर्सेस अशोक हुरा करके एक फैसला था, एक पारिवारिक झगड़ा था, पति पत्नी का झगड़ा था। वो पहली बार 2002 के अंदर, ये संविधान में पहले था नहीं इसके बारे में, संविधान में सिर्फ रिव्यू पिटीशन यानी कि पुनर्विचार याचिका के बारे में था। तो 2002 में जब वापस ये मामला जब सुप्रीम कोर्ट के सामने आया, जब रूपा अशोक हुरा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई और उन्होंने कहा कि मेरा पुनर्विचार याचिका के अंदर सही तरीके से मेरे को न्याय नहीं मिला, तब ये जो कॉन्सेप्ट है क्यूरेटिव पिटीशन का पहली बार बना। आमतौर पर राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज करने के बाद कोई भी मामला खत्म हो जाता है, लेकिन 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट मामले में दोषी याकूब अब्दुल रज्जाक मेमन के मामले में ये अपवाद हुआ और राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज करने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई करने की मांग स्वीकार की थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस प्रोसीजर को
क्यूरेटिव पिटिशन के प्रोसीजर को इसलिए कॉइन किया कि कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन हो जिसमें ग्रेव मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो रहा हो, जब पूरी सुप्रीम कोर्ट तक की व्यवस्था से निकलने के बावजूद भी। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने उसमें बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट एक नैरो वो रखा है कि उसमें ये नहीं कि हर एक को अवेलेबल है क्यूरेटिव पिटिशन। ये एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी रेमेडी है, ये तभी अवेलेबल है जब जो क्यूरेटिव पिटिशन के पिटिशनर हैं उन्होंने रिव्यू ऑलरेडी फाइल करी हो, जो ग्राउंड्स वो क्यूरेटिव में ले रहे हैं वो रिव्यू में उन्होंने अर्ज किए हों, और रिव्यू ओपन कोर्ट में हियरिंग नहीं हुआ हो, रिव्यू सर्कुलेशन से डिस्पोज ऑफ हो गया हो और उनके वो आर्ग्यूमेंट्स ओरल होने का उनके पास चांस नहीं हो। दूसरा, उन्होंने कैटेगोरिकली उसमें दो क्लियर एग्जांपल्स दे रखे हैं कि कई बार ऐसा हो सकता है कि कोई सब्जेक्ट मैटर है, वो जो उसको डिसाइड करने वाले जज हैं उन जज के नॉलेज में नहीं हो लेकिन उनका कोई इंटरेस्ट हो उस सब्जेक्ट मैटर पे। इस तरह के एग्जाम्पल पे ही क्यूरेटिव पिटिशन लाई हो सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने क्यूरेटिव पिटीशन के मामले में ये निर्धारित किया है कि क्यूरेटिव पिटीशन रेगुलर होने की बजाय रेयर होनी चाहिए और काफी सावधानी से इस पर विचार किया जाना चाहिए। सर्वोच्च अदालत ने यह भी तय किया है कि क्यूरेटिव पिटीशन पर सुनवाई तभी होगी जब याचिकाकर्ता ये सुनिश्चित कर सके कि उसके मामले में नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है। साथ ही अदालत द्वारा आदेश जारी करते वक्त उसे नहीं सुना गया है। इसके अलावा उस स्थिति में भी ये स्वीकार किया जाएगा जहां एक न्यायाधीश तथ्यों को प्रकट करने में विफल रहा हो, जो पूर्वाग्रह की आशंका को बढ़ाता है। भरत सिंह दिवाकर के साथ आकाश पोपली, राज्यसभा टीवी। आपराधिक न्याय की प्रक्रिया से किसी भी व्यक्ति के जीवन पर गंभीर असर होता है, मुख्य रूप से व्यक्ति के जीवन के अधिकार और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर। ऐसे में न्याय प्राप्त करने और निचली अदालतों के फैसलों की जांच करने के लिए हमारी दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ विशेष प्रावधान हैं। ये ऐसे प्रावधान हैं जो आपराधिक अदालतों के फैसले या आदेश के खिलाफ अपील के रूप में हैं, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। इसमें जनहित याचिका से लेकर संवैधानिक मामलों से जुड़े मुद्दे भी शामिल हैं। भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता में 4 प्रकार की अपील की बात की गई है। इनमें दोष सिद्धि से अपील, दंडादेश के विरुद्ध अपील, दोष मुक्ति की दशा में अपील और कुछ मामलों में अपील का विशेष अधिकार शामिल है। दोष सिद्धि से अपील के तहत वैसे मामले आते हैं जहां किसी व्यक्ति को विचारण के बाद दोषी करार दिया जाता है। चूंकि न्याय का ये मुख्य सिद्धांत है कि किसी भी बेकसूर को बेवजह सजा नहीं दी जानी चाहिए, इसीलिए ऐसे व्यक्तियों को उचित रूप से दंड संहिता में अधिकार दिए गए हैं। दोषी पाए गए व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का मौका मिलता है। इसके तहत जब किसी मामले पर हाई कोर्ट ने असाधारण आरंभिक दंडिक अधिकारिता के तहत ट्रायल किया हो और उसे दोषी करार दिया हो, तो ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है। साथ ही जब हाई कोर्ट ने अपील में किसी दोष मुक्त व्यक्ति को दोषी पाया हो और उसे या तो मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा या 10 वर्ष से ज्यादा के कारावास की सजा सुनाई हो, ऐसा व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में सीधे तौर पर अपील कर सकता है। संवैधानिक मामलों में अनुच्छेद 132 के तहत भारत के क्षेत्र में एक उच्च न्यायालय के किसी भी आपराधिक या सिविल निर्णय, डिक्री या अंतिम आदेश से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है यदि न्यायालय अनुच्छेद 134A के तहत ये प्रमाणित करता है कि उस मामले में संविधान की व्याख्या के रूप में कानून का प्रश्न मौजूद है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 133 के अनुसार दीवानी मामलों में उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील तभी सुनी जा सकती है जब उच्च न्यायालय ये प्रमाणित कर दे कि मामले में विधि या सार्वजनिक महत्व का आधारभूत प्रश्न शामिल है और मामले का निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जाना आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 134 के मुताबिक आपराधिक मामलों में उच्च न्यायालय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में तभी अपील सुनी जा सकती है जब हाई कोर्ट ने अपील में किसी दोष मुक्त व्यक्ति को दोषी पाया हो और उसे या तो मौत की सजा या आजीवन कारावास की सजा या 10 वर्ष से ज्यादा के कारावास की सजा सुनाई हो या अपने अधीनस्थ चल रहे किसी मामले को अपने सामने लाकर उसका ट्रायल किया हो और ऐसे व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई हो।
कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स में सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है, जहाँ पे कोई ऐसा इशू रेज हुआ है जो विच रिलेट्स टू द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो उसमें 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ही बैठती है, 5 या उससे ज़्यादा, और उस क्वेश्चन का डिटर्मिनेशन होता है। अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट का बाय एंड लार्ज नहीं है, क्योंकि अपील हाई कोर्ट तक ही आके उनका निस्तारण हो जाता है। कोई जो मामले एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं वही सुप्रीम कोर्ट तक आते हैं, जो जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस के मामले होते हैं उन्हीं मामलों में सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करता है, या फिर अपील वहाँ लाई करती है जहाँ नीचे के हाई कोर्ट या किसी ट्राइब्यूनल में ओरिजिनल केस हुआ फर्स्ट टाइम, तो पहली अपील सुप्रीम कोर्ट में लाई करती है। या फिर ऐसे मामलों में जहाँ पे हाई कोर्ट ने पहली बार 302 या डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी हो, ट्रायल कोर्ट ने बरी किया और हाई कोर्ट ने सजा दी हो, तो एज अ वन अपील, एज अ फर्स्ट अपील सुप्रीम कोर्ट में लाई करती है। तो ये लिमिटेड मामले हैं जहां सुप्रीम कोर्ट का अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 136(1) में ये व्यवस्था की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय देश की किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए किसी भी निर्णय, परिणाम, दंड या आदेश के खिलाफ अपील करने की विशेष अनुमति स्वेच्छानुसार दे सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अगर आपको अपील करनी हो तो हाई कोर्ट के फैसले के बाद ही आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर अपील कर सकते हैं। आर्टिकल 136 हमारे संविधान का है, उसके तहत आप अपील कर सकते हैं। डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट सिर्फ तभी जा सकते हैं आर्टिकल 32 के तहत, जब आपके संवैधानिक अधिकारों को, जो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार हैं, उनके ऊपर कोई तरह का आघात हो। तो वैसे तो आप हाई कोर्ट के अंदर आप जा सकते हैं, जिसको कहते हैं कि 226 की याचिका, रिट पिटिशन हम फाइल करते हैं, जब हमारे फंडामेंटल राइट्स जो हैं, जो संविधान के अंदर गारंटीड हैं, अगर वो उनका कोई भी तरह का उल्लंघन हो, तो या तो हम हाई कोर्ट जा सकते हैं, और अगर हाई कोर्ट में हमें कुछ भी तरह का रिलीफ नहीं मिले तो उसके खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। इन सब के अलावा संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकार के उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने का अधिकार दिया गया है। इसके साथ ही कोई भी भारतीय नागरिक जनहित से जुड़ी याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर कर सकता है। जनहित याचिका दायर करने की अकेली शर्त ये है कि ये इसे किसी व्यक्तिगत हित के लिए नहीं, बल्कि महत्वपूर्ण सामाजिक लाभ के लिए ही दायर किया गया हो। भरत सिंह दिवाकर, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। उम्मीद है आपको विशेष का ये अंक पसंद आया होगा। आप ये हमारा कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं, जहां में आपकी प्रतिक्रियाओं और सुझावों का हमेशा इंतजार रहता है। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए राज्यसभा टेलीविजन के साथ। नमस्कार।